छोटा सा एक कमेंट या बात बोलना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, फेसबुक पे, या फिर यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनका मानना है कि वो तो जिन्ना के पुजारी हैं या जिन्ना के समर्थक हैं या जिन्ना को क्रांतिकारी मानते हैं, ऐसा उनका कहना है। और ऐसा कह करके वो ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा बने, ध्रुवीकरण हो, इस चक्कर में वो हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन एक बात डंके की चोट पे मैं आज कहना चाहता हूं, बड़े गर्व से, बड़े आराम से ये बात मैं कह सकता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना क्रांतिकारी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना क्रांतिकारी थे, इसको फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि लोग इस्तेमाल करेंगे या उनके मन में आएगा कि ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो उसके लिए मेरे पास तर्क है। मोहम्मद अली जिन्ना क्रांतिकारी थे और यह सच है। अगर सरदार पटेल क्रांतिकारी थे, अगर महात्मा गांधी क्रांतिकारी थे, अगर उस समय के लोग जो मोहम्मद अली जिन्ना के समकक्ष उस समय की आजादी की लड़ाई में जो थे, अगर वो सब क्रांतिकारी थे तो मोहम्मद अली जिन्ना भी क्रांतिकारी थे, ये मेरा कहना है। लेकिन इसके लिए अगर कोई ये मेरी बात काटना चाहे तो उसे मैं एक बहुत एग्जाम्पल सेट करके, बहुत से छोटे से एग्जाम्पल से वो समझ सकता है अगर उसके पास विवेक है तो। बात क्या है, जैसे 1947 भारत का बंटवारा 1947 के बाद हुआ और भारत का बंटवारा होगा, इसकी सुगबुगाहट, इसकी शुरुआत, इस पर बात लगभग 1920, 22, 25 के बाद शुरू हुई। 29, 30 इस पीरियड में, मतलब इस समय से 1920 से लेकर 1930 के मध्य में इस बात की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने यह चाल चलनी शुरू कर दी क्योंकि अंग्रेजों को पता लगने लगा था कि शायद हमें जाना पड़े। उसके बाद तो मेरे दोस्त, भारत के बंटवारे से पहले अगर गांधी जी थे, पटेल थे, नेहरू थे और बहुत से लोग थे, नरम दल वालों की बात मैं कर रहा हूं, जो नरम दल वाले थे, यानी गांधी जी के साथ आगे बढ़कर लड़ रहे थे, उनके साथ मिलकर लड़ रहे थे, जो अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे और अहिंसा के बल पे आजादी लेना चाहते थे, वो उनके साथ मिलकर जो लड़ रहे थे, चाहे जो भी थे, सभी क्रांतिकारी थे। ये तो सच है। 1947 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना भारत में आकर क्रांति नहीं किए थे। 1947 से पहले उनका जो भी रोल रहा हो, तो जो पटेल का रोल रहा होगा, जो नेहरू का रोल रहा होगा, जो गांधी जी का रोल रहा होगा, जो और दूसरे नेताओं का रोल रहा होगा, वस्तुतः वही रोल जिन्ना का भी रहा होगा। तो क्या, अब जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं कि क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या किसी ने उस समय जिन्ना को आतंकवादी कहा था, देशद्रोही कहा था? उस समय तो क्रांतिकारी ही कह रहे थे, क्रांतिकारी ही थे। ऐसे बहुत से लोग थे जो कराची, लाहौर और इन सब क्षेत्र, ढाका, इन सब क्षेत्रों से क्रांति की लड़ाइयां लड़ रहे थे। हमारे मुस्लिम भाई, सबको लोग क्रांतिकारी ही कह रहे थे। आजादी के 1947 के बाद अगर उनका टाइटल आप बदलना चाहते हैं, उन्हें क्रांतिकारी ना कहकर कुछ और कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं।
लेकिन अगर 1947 से पहले या 1947 के थोड़ा और पीछे ले लो, मतलब जब जनसंघ ने, यानी जनसंघ नहीं, आरएसएस ने, आरएसएस के लोगों ने, आरएसएस के संस्थापकों ने जब टू नेशन थियरी का बात करना शुरू कर दिया, भारत के बंटवारे की बात करना शुरू कर दिया, उसके पहले कोई भी ऐसा किसी का भी बोला हुआ शब्द, किसी का लिखा हुआ शब्द, किसी का कहा हुआ शब्द जिसमें यह कहा गया हो कि जिन्ना क्रांतिकारी नहीं, गद्दार हैं, देशद्रोही हैं या वगैरह वगैरह, कोई कहा है क्या? नहीं ना। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 1947 से पहले जिन्ना क्रांतिकारी थे और हैं, 1947 के बाद आप जो चाहो उन्हें अपना नाम दे सकते हो। लेकिन अब यह विषय डिबेट का नहीं होना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो अपने ही कर्मों को, जो गंदे कर्म उसने खुद ही किए हैं, उसी को उखाड़ उखाड़ कर सामने लाने लगती है और उस विषय में लोगों को मूर्खता का पाठ पढ़ाने लगती है, लोगों को मूर्ख बनाने लगती है और इस तरह की बात करती है। तो दोस्त, सच तो यही है, यह डिबेट खत्म हो जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि यह कोई मुद्दा है, और कोई अगर इतिहासकार, कोई अर्थशास्त्री, कोई इतिहासकार कोई है, अगर भारत का कोई इतिहास को जानने समझने वाला, अगर वो ये चैलेंज करे कि नहीं 1947 के पहले भी जिन्ना को गद्दार ही कहा जाता था, क्रांतिकारी नहीं कहा जाता था, अगर कहे तो मैं मानता हूं। परिस्थितियां बदली, भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, भारत के लोग पाकिस्तान को बुरा कहने लगे, पाकिस्तान के लोग भारत को बुरा कहने लगे, भारत के लोग पाकिस्तान को बुरा कहेंगे, ये अलग बात है। लेकिन उस काल में, जिस काल के लिए उन्हें अगर गलत कहा जाए तो गलत है। मैंने कहा कि अगर पटेल क्रांतिकारी थे, अगर गांधी जी क्रांतिकारी थे, अगर और दूसरे उस तत्कालीन नेता क्रांतिकारी थे तो वो भी थे, तब तो भारत एक ही था, तब तो भारत अलग नहीं था, वो भारत में ही थे, वो भारत के ही थे, तो उन्हें क्या कहेंगे? इसको पहले भी एक बार मैंने समझाने की कोशिश की कि इस तरह के घटिया सवालों को, इस तरह की घटिया बातों को हम डिबेट में ना लाएं, हम आपस में बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो गंदे लोग हैं, गंदे चरित्र वाले लोग हैं, बुरे लोग हैं, जो समाज को एक आधार पर बांटकर जहर, नफरत, घृणा, इन सब के आधार पर बांट करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो उनके लिए ये सुविधाजनक विषय होता है। लेकिन सवाल यह है कि उनको जवाब देने वाला कोई सटीक नहीं होता, नहीं जवाब देता या दे पाता है या देना नहीं चाहता, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर मैं कहूं, मैं चैलेंज करूं कि कोई भी कहीं भी एक बार भी किसी भी संदर्भ में अगर जिन्ना के लिए गद्दार शब्द या बुरा शब्द कोई लिखा हो किसी इतिहासकार ने 1947 से पहले, तो बोलो। अब उसके बाद जो लिखना चाहे लिख सकता है, क्योंकि हम अलग हो गए हैं भाई। अरे यार, हम दो भाई हैं, अगर अलग हो जाते हैं तो आपस में ही लड़ने लगते हैं, अपने भाई को ही गलत कहना शुरू कर देते हैं, यह अलग ही विषय है। लेकिन अब वो हमारा अलग होना, हमारे अलग अलग होने को अगर हम इश्यू बना करके इस तरह के नफरती लोगों को, भारतीय जनता पार्टी जैसे नफरती पार्टियों को लाभ पहुंचाते रहेंगे तो भारत तो पहले भी गुलाम था, अभी भी गुलाम है, आगे भी गुलाम रहेगा, आजाद तो हो ही नहीं सकेगा। अभी भी मानसिक रूप से भारत गुलाम ही है। अगर भारत यह नहीं समझ पा रहा है कि भारत के गुलामी के कारण कौन थे, भारत के गुलामी के लिए जिम्मेदार कौन थे, तो भारत आज भी गुलाम है, मेरा मानना है।
और अब दूसरे विषय पर चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। किसी भी आतंकवादी से, आतंकवादी अगर टेक्नोलॉजी, बंदूक, मिसाइल, चाहे आतंकवादियों के पास जो भी हो, वो आम आदमी पर इस्तेमाल करते हैं। यही है ना थियरी, तो यही है कि आतंकवादियों से देश को खतरा होता है, आम आदमी को खतरा होता है। लेकिन जिसके कामों से देश को खतरा हो, आम आदमी को खतरा हो, उसे आप क्या कहेंगे? मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने, अब धीरे धीरे बात सामने आ रही है और यह साबित भी हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने पेगासस लिया भी और उसका इस्तेमाल भी किया, और उसका इस्तेमाल अपने विरोधियों पर किया, अपोजिट पार्टी पर किया, विपक्ष पर किया, और उनसे इत्तेफाक न रखने वाले लोगों पर किया, पत्रकारों पर किया, जजों पर किया, आम आदमी पर किया, हम जैसे लोगों पर किया पेगासस का इस्तेमाल। तो क्या यह देशद्रोह नहीं है भाई? आप किसी की निजता का हनन करके, आप किसी की निजी जिंदगी में घुस करके और उसका इस्तेमाल करके, आपने मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए, आपने कर्नाटक की सरकार बनाने के लिए, या और भी बहुत से मसले ऐसे रहे जिन चीजों को हासिल करने के लिए आपने पेगासस का इस्तेमाल किया, यह देशद्रोह होता है। फिर नरेंद्र मोदी देशद्रोही क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी देशद्रोही क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं। उन्होंने देश से द्रोह किया है, आपसे द्रोह किया है, आम जनता से द्रोह किया है, आम जनता से छल किया है, आम जनता को ठगा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं और कहना चाहता हूं। अक्सर आपने टीवी डिबेट्स में और इनमें जो सवालों को उठाते हैं, जैसे एनडीटीवी पे या और दूसरे, अभिषेक शर्मा है, अजीत अंजुम, कुछ लोग जो इन बातों को उठाते हैं, साक्षी जोशी, तो इन बातों को जो उठाते हैं, अब उनसे भी मेरा इंडिकेशन है ये बात कि पेगासस का इस्तेमाल उन्होंने सरकारें गिराने, बनाने और अपने तरीके से लोगों को वॉच करने और किया। लेकिन खतरनाक बात क्या है? अगर नरेंद्र मोदी पेगासस का इस्तेमाल कर रहे थे, और अब तो यह साबित हो चुका है कि 2017 में ही पेगासस उनके पास आ चुका था, ले चुके थे, पैकेज में लिए थे, 150 करोड़ से ज्यादा खर्च करके लिए थे। तो अब मेरा सवाल इससे हटकर है। मेरा प्रश्न यह है कि इतनी आतंकवादी घटनाएं, जब हर चीज को नरेंद्र मोदी वॉच कर रहे थे, तो इतनी आतंकवादी घटनाएं कैसे हुई भारत में? क्योंकि उन्हें तो सब कुछ मालूम था। पेगासस के जरिए हर आदमी की एक्टिविटी अगर जान रहे थे, अगर हम बाथरूम में जा रहे हैं उन्हें पता था, तो आतंकवादी आतंक फैलाने के लिए, आरडीएक्स लेकर के बसों को उड़ाने के लिए पुलवामा में पहुंच जाता है, तो उन्हें नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं पता था? पेगासस के जरिए तो पता होना चाहिए। सवाल नंबर 1। और अगर पता था तो क्या, जो कि मैं हमेशा से आरोप लगाया हूं, बोलता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के साथ यह संजोग कैसे बना कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने से लेकर अपनी सारी राजनीतिक लड़ाइयां और सारे चुनाव उन्होंने आतंकवादी हमलों के जरिए ही जीता है। ऐसा मैं कह चुका हूं, आपको प्रमाण सहित दे चुका हूं कि उरी हमला कब हुआ, उरी के बाद चुनाव हुआ, जितने भी हमले हुए हैं, पुलवामा से लेकर, पुलवामा के बाद से लेकर, गलवान घाटी से लेकर अब तक, और जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने वाले थे उस समय पेगासस नहीं था, फिर भी तो जितने भी आतंकवादी हमले, जितने भी दंगे, जितने भी फसाद हुए, वो कैसे हुए?
और कम से कम 2017 के बाद। और वो हमले, आतंकवादी हमले चुनाव के ठीक 6 महीने के अंदर, मतलब 3 से 6 महीने के बीच में ही कैसे हो गए? तो अब तो यह साबित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर पेगासस के जरिए, उन्हें पता होता था कि कौन कहां कब हमला करेगा, लेकिन जानबूझकर वो अपने हिसाब से उस समय तक हमले को रोकना नहीं चाहते थे, हमले होने देना चाहते थे, डाइवर्ट करते थे, यहां तक कि अब सहयोग भी करते थे और उस हमले को करवाते थे, करते थे, क्योंकि पेगासस के जरिए तो जानते थे। तो ये हमले जितने भी हुए हैं नरेंद्र मोदी की जानकारी में हुए हैं, और जब नरेंद्र मोदी की जानकारी में हुए हैं तभी तो ये हो सका कि सारे हमले, आतंकवादी हमले चुनाव के 3 से 6 महीने के पहले ही हुए हैं। अगर हम दूसरी घटनाओं को भूल जाएं तो 2017 में नरेंद्र मोदी के पास पेगासस था। 2017 के बाद भी चुनाव हुए हैं जिनका जिक्र अभी मैं नहीं करूंगा, मैं एक ही जिक्र करूंगा जिससे नरेंद्र मोदी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बने, पुलवामा हमला। हमारे ही 44 जवानों को कैसे आतंकवादियों ने मार दिया और नरेंद्र मोदी को पेगासस के जरिए पता नहीं चला, या पता चला, उनको जरूरत थी कि हमला हो जाए, ये घटना हो जाए, इस घटना का हमें संसदीय चुनाव में इस्तेमाल करना है और संसदीय चुनाव में इसी के नाम पे चुनाव लड़ना है और जीतना है, और यही किया उन्होंने। तो ये तो साबित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी ने ही वो सारे हमले करवाए। कम से कम पुलवामा हमला तो नरेंद्र मोदी ने ही करवाया अपने आप को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये तो साबित हो जाता है, इसको तो साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सामने है साक्ष्य और घटना। और यह घटना उसी दिन जब घटना घटी उससे 4 साल से मैं यह कह रहा था कि नरेंद्र मोदी हर काम गलत कर रहे हैं, हर निर्णय उनका उल्टा पड़ रहा है, फाइनली उनको चुनाव फिर से जीतना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, तो वो ऐसी घटना को अंजाम देंगे जिससे नकली राष्ट्रवाद क्रिएट किया जा सके। और उन्होंने ऐसा ही किया। पुलवामा की घटना हुई। पुलवामा की घटना नरेंद्र मोदी की सोची समझी साजिश थी। अब या तो नरेंद्र मोदी के पास पेगासस नहीं था, आतंकवादियों के पास पेगासस था, वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, या दूसरे देशों के पास, CIA के पास, या KGB के पास, या दूसरे चीन के पास, दूसरे देशों के पास होगा जो हमारा डेटा चुरा रहे हैं, हमारे नॉलेज को देख रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, उनके पास होगा। और या तो फिर नरेंद्र मोदी के। और अगर यह प्रमाणित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी के पास पेगासस था, तो यह भी 100% यही क्लियर हो जाता है कि पुलवामा की घटना नरेंद्र मोदी की सोची समझी साजिश थी। और वो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बनना था, चुनाव जीतना था। इट्स क्लियर। अब कोई शंका की बात करो, इधर उधर की बात करो, बहलाने की बात करो, आरोप की, कुछ नहीं। इट्स क्लियर, सामने है। या तो नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं पेगासस, वो बताएं, या तो ये बताएं कि आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा देश इस्तेमाल कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया है पेगासस, जबकि आज तक नरेंद्र मोदी ने डिनाई नहीं किया है। नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी डिनाई नहीं किया है, सरकार ने भी डिनाई नहीं किया कि उसने नहीं लिया है। अब तो सामने भी आ गया। अब आपको समझ में आ रहा है नरेंद्र मोदी कितने खतरनाक हैं। वो चुनाव जीतने के लिए, जो आदमी चुनाव जीतने के लिए 44 सैनिकों को सीधा ऑडियंस से उड़वा सकता है, उड़ने दे सकता है, जबकि अगर यह सच है तो पेगासस के जरिए उन्हें सब मालूम था, तो दे सकता है, उड़ने दे सकता है, यानी मरने दे सकता है अपने इस्तेमाल के लिए, चुनाव में इस्तेमाल के लिए, वोट मांगने के लिए। वो कितना खतरनाक है, वो प्रधानमंत्री है। अगर ऐसा ही कोई प्रधानमंत्री देश का है
तो फिर उस देश को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। हम आप क्या बचाएंगे? हम आप तो चिल्लाते रहेंगे, हमको आपको भी उठाकर एक दिन जेल में डाल देंगे, डाल भी चुके हैं। ये आपके आईक्यू लेवल पे है, आपकी समझ के लेवल पे है कि सच क्या है। ये बात तो मैंने पेगासस के बारे में बताई। और ये इतनी खतरनाक बात है, ये जल्दी पीछा नहीं छोड़ रहा है। संसद में उन्होंने बहस तक नहीं होने दिया, संसद में उन्हें जांच तक भी नहीं जाने दिया। दुनिया के दूसरे देश, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, दुनिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पेगासस पे केस कर रहे हैं या अपने अपने देशों में केस कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे भी यह साबित होता है कि नरेंद्र मोदी के पास ने पेगासस लिया और पेगासस का इस्तेमाल अपने ही जनता पर, अपने ही जनता के लोगों पर, अपने ही लोगों पर इस्तेमाल किया और उसका अपने तरीके से इस्तेमाल किया, अपने तरीके से डाइवर्ट किया। और इससे यह भी साबित हो जाता है कि जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं 2017 के बाद, कम से कम तो इतना तो कहा ही जा सकता है, उससे पहले जो हुए उसमें भी उनकी मिलीभगत लगती है, क्योंकि हर आतंकवादी घटना के 3 से 6 महीने के अंदर चुनाव हुए हैं। चुनाव के 3 से 6 महीने के पहले ही क्यों आतंकवादी घटनाएं होती हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता। यही सवाल पूछता रहा हूं, शुरू से लेकर आज तक पूछता रहा हूं। नरेंद्र मोदी तो जवाब नहीं दिए, कोई जवाब नहीं देता। लेकिन अब 2017 के बाद तो यह साबित भी हो चुका है कि कहीं ना कहीं सीधे नरेंद्र मोदी शामिल थे इस आतंकवादी घटना में, और जिसका इस्तेमाल 2019 में किया। आपने भी देखा, हमारे सैनिक मारे गए, उस सैनिकों के नाम पर चुनाव के मैदान में रैली में नरेंद्र मोदी ने उन मृतकों, यानी हम हमारे मरे हुए सैनिकों, शहीद सैनिकों के नाम पर बोला कि एक एक वोट जरूर देना। टू डेंजर यार। इसके बाद भी अगर नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले जब सामने दिखते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? मतलब वो तो दे आर द गॉड, मैं उनको ही पूजा कर सकता हूं और तो कुछ नहीं कह सकता। अगर उनको ये बात, ये साधारण सी बातें जो मैं बड़े गांव की भाषा में भी समझाता हूं, बड़े साधारण से तरीके से समझाता हूं, लेकिन अगर किसी को इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो मैं उसकी पूजा ही कर सकता हूं। अब क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूं? मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के, और मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए उचित प्रधानमंत्री हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इससे भी खतरनाक कोई नेता पैदा हुआ होगा जो अपने टारगेट्स के लिए, अपनी अचीवमेंट के लिए, अपने लिए पूरे देश को खतरे में डालता हो, पूरे देश को आग में झोंक देता हो, पूरे देश को दंगे की आग में झोंकता हो, पूरे देश को युद्ध की आग में झोंकता हो। अगर वो पुलवामा के हमला के बाद स्थिति तो ऐसी बनी कि युद्ध हो जाएगा पाकिस्तान से, आपने भी देखा। जबकि उस समय भी मैं कह रहा था कि ये नरेंद्र मोदी की साजिश है, वो सामने वाली पाकिस्तान से मिले हुए हैं, जानबूझकर ये सारे ड्रामे कर रहे हैं, इसका कुछ होगा नहीं और कोई युद्ध नहीं होगा। मैं यही कह रहा था, उस समय का मेरा वीडियो उठा के देख लो, वही हुआ। सिर्फ उतना ही हुआ जितना इनको जरूरत थी, यानी इतना ही हंगामा नरेंद्र मोदी को चाहिए था जिससे इनको वोट मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं था। हमारे 44 सैनिकों की हत्या करवा करके नरेंद्र मोदी, एक अभिमन्यु या क्या नाम है, उनको बचा करके लाए, तो ऐसे प्रदर्शित किया जैसे विश्व विजय प्राप्त करके नरेंद्र मोदी लौटे हों, और उनको अब जरूर, उनको ही अब प्रधानमंत्री रखना है, उनको ही वोट देना है, यह पूरे देश में मैसेज दिया गया। कितनी खतरनाक बात थी मेरे दोस्त। इससे भी बड़ा मैं नहीं समझता कि कोई आतंकवादी भी इतनी बड़ी इस तरह का खेल खेल सकता है भारत के साथ, जो आपका प्रधानमंत्री आपके देश के साथ खेल सकता है। वरना इसका जवाब दें, जवाब तो देना ही नहीं चाहते। चाहे तो जवाब दे सकते हैं मीडिया में आकर के सामने कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन जवाब तो देना ही नहीं है उनको। संसद में बोलने नहीं देंगे सांसद को, देश में कोई पूछेगा उसको उठा करके जेल में डाल देंगे।
जवाब नहीं देंगे। अब अगर इससे भी कोई खतरनाक अगर आतंकवादी से इससे ज्यादा खतरा अगर है तो आप खुद तय कर लीजिए। मैं नहीं समझता कि जितना खतरा देश को नरेंद्र मोदी से है उतना आतंकवाद क्या दूसरे देश के हमलों से भी नहीं है। पूरी दुनिया में मिलकर भारत का कुछ नहीं उखाड़ सकती जितना नरेंद्र मोदी अकेले ही भारत को बर्बाद कर देंगे और बिगाड़ देंगे। सच तो ये है। और दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल रैली की। अब उसमें भी कुछ आप जानते हैं, झूठ के अलावा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, नरेंद्र मोदी झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं। अब वो बोले जो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस पर जाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। असल में है क्या कि नरेंद्र मोदी की हालत ऐसी है, आप समझो, जैसे एक आदमी डेली जाकर के, एक खेत का कोई हिस्सा है, अब डेली जाकर के वहां वो टट्टी करके आ जाता है। कितनी, अब अगर छोटा हिस्सा है और उसे हिस्से पर टट्टी करता रहेगा, टट्टी का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको स्वच्छता अभियान में नरेंद्र मोदी बाथरूम बनवा के दे रहे थे, उसकी बात कर रहा हूं। तो टट्टी करके अपने खेतों में आ जाता है, तो जगह जगह कर देता है। नरेंद्र मोदी की हालत आज ऐसी है। नरेंद्र मोदी अपने ही मतलब गिराए हुए गंदगी से बचकर चलने की कोशिश करते हैं। जब वो बोलने लगते हैं तो हंसी के सिवा कुछ नहीं आ सकता। एक समझदार आदमी जो उनकी बातों को समझता है वो सिर्फ हंस सकता है। कम से कम मैं तो हंसता हूं, हंसने के अलावा कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो हंसी के अलावा कुछ नहीं आता। उन पर गुस्सा भी नहीं आता, उन पर नाराजगी भी नहीं होती, बस हंसी आती है। एक आदमी अपने ही गिराए हुए मटेरियल, यानी रोज जा करके रखा है, अब उसी से बच करके चल रहा है। इसका अर्थ मैं अपने अब एलिब्रेट करके बताऊं कि नरेंद्र मोदी ने जितना झूठ बोलना था उतना तो बोल दिया। अब उस झूठ से बचने के लिए नरेंद्र मोदी को गलियां ढूंढनी पड़ती है। मतलब सकरे ऐसे करके परेशान हो जाते हैं बेचारे। जब बोलते हैं तो उनको देखिए, उनकी दुविधा को, किस चीज का इस्तेमाल करें, किसको छोड़ें, किसको बोलें, वो खुद भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतना झूठ बोल चुके हैं ना। उस झूठ को कवर अप कैसे करें यार? उस झूठ पर पर्दा डालते हुए आगे बढ़ना है उनको। अब वो झूठ को टच नहीं करना है। जैसे बताता हूं, जैसे आपको एक एग्जांपल दूं। नरेंद्र मोदी ने बड़े दावे से कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब वर्चुअल रैली में कह रहे हैं लोगों को घर बना के दिया, सहारनपुर वालों को दिया। सहारनपुर तो शायद स्मार्ट सिटी में भी था, के नाम में भी था। तो अगर मान लीजिए कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे तो 10-20 तो उत्तर प्रदेश का भी रहा होगा। अब उस 10-20 स्मार्ट सिटी का नाम उनके पास है नहीं, ना तो उन्होंने किया, ना तो बनाया, ना तो वो झूठ बोल गए। अब झूठ बोल गए तो अब ये कहने की कोशिश करते हैं, देखिए उसको घर बना के दिया, उसको घर बना के, पता नहीं कितनों का घर उजाड़ दिया। ये तो बताते नहीं, उसको बना के दिया, उसको बना के दिया। कहने के अंदर, कहने के लिए मैंने कहा ना कि अपने ही झूठ बोले, अपने ही गिराए हुए गंदगी से बच कर चलने की कोशिश करते हैं। वही बात है। अब नरेंद्र मोदी से कोई पूछे, अगर सामने से बैठा हुआ पूछे, सर स्मार्ट सिटी कहां है? घर तो आपने दिया होगा, वो होगा, जिसको दिया होगा उसके पास होगा, वो तो उसको पता होगा। लेकिन स्मार्ट सिटी तो पूरी दुनिया जानती ही है। तो स्मार्ट सिटी के लिए वादा किया था, वो स्मार्ट सिटी कहां है? थोड़ा एक आध बता दीजिए, मैं भी जाके देख के आ जाऊं। क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी? अब उससे बचते हैं कि कोई स्मार्ट सिटी वाली बात ना आ जाए। मेरे मुंह से कोई ऐसी बात, नरेंद्र मोदी सोचते हैं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना आ जाए जिसमें स्मार्ट सिटी का नाम हो। स्मार्ट सिटी तो उन्होंने नहीं बनाया। बनाया क्या? बनाया अडानी अंबानी को। और क्या बनाया? अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ा दी। इसके अलावा तो स्मार्ट सिटी तो कहां है, आप पूछ लीजिए। गरीबों को घर दिया। अब कितने गरीबों को घर दिया, किसको दिया? मैं भी गांव में जाता हूं, घूम के आ जाता हूं, पूछ के आ जाता हूं, पता ही नहीं चलता। वैसे गांव में गया था, मैं गांव में भी ढूंढ रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी ने किसी को घर बना के दिया या किसी का घर बन गया, ऐसा ढूंढने की कोशिश किया, मुझे नहीं मिला। मैंने बड़ा प्रयास किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, बनारस का।
उनके संसदीय क्षेत्र में ही जा जाकर के ढूंढ रहा था कि नरेंद्र मोदी ने किसी को घर बना के भी दिया है? नहीं। अब 15-20 5-7 साल इनकी सरकार से पहले कुछ घर बना करके लोगों को दिया गया था, जो क्या होते हैं, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी उनको क्या कहेंगे, जो शेड्यूल्ड मतलब ट्राइबल होते हैं, जहां हमारे गांव में अगर कहते हैं तो उनको मुशहर कहते हैं। तो उनको कुछ घर बना करके पिछली सरकारों ने दिया था। मैंने देखा कि वहां रंग रोगन करवा रहे हैं। डीएम साहब का आदेश आया, एसपी डीएम इन सब लोगों का आदेश आया कि जल्दी जल्दी रंग रोगन करो, हम उद्घाटन करेंगे, योगी जी आने वाले हैं। मैं तो यही देखा, और उसका रंग रोगन करके 2 दिन के अंदर रंग रोगन करके ये करके सड़क, भाई मैं सुबह उस रास्ते से गया उस गांव में, मैं भी निरीक्षण कर, उसके फुटेज मेरे पास हैं, तो निरीक्षण करने, मतलब देखने मैं भी चला गया तो वहां पहुंचना मुश्किल था। दूसरे दिन गया तो पक्का रोड है, जब गया तो वो खंडहर था, जब दूसरे तीसरे दिन गया तो वहां चूना ऊना मार करके सब एकदम फिट। जमीन, यहां तक कि जमीन प्लास्टर नहीं हुआ था तो गोबर से पोतवा दिया, गोबर ऊपर से पोत करके एकदम साफ सुथरा चूना ऊना मार करके, और वो पिछले कार्यकाल में बना हुआ था। सिर्फ उनसे रंग रोगन करके ये दिखाना था, फोटो भेजना था योगी आदित्यनाथ जी को, कर दिया। ऐसे तो काम हुए हैं। तो ये है गरीबों का घर जो नरेंद्र मोदी ने दिया है। पहले के बने हुए घरों को रंग वंग करके, और डीएम ने फोटो देकर खींच करके भेज दिया, डीएम एसडीएम जो भी है वहां के लोग फोटो खींच कर भेज दिए और बोले देखिए मैंने तो दे दिया। अब आते हैं एक एक करके उज्ज्वला गैस की बात। मेरे भाई, उज्ज्वला गैस जो एक बार लिया दोबारा भरवाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। कहने के लिए तो मुफ्त में दे दिया गया उज्ज्वला गैस। किसको दिया गया है? अरे उज्ज्वला गैस दे दी, उज्ज्वला चूल्हा दे दिया गया, उसके लिए पैसे वसूले गए। उज्ज्वला चूल्हा देने के लिए पैसे वसूले गए, गैस का दाम इतना बढ़ा दिया और सब्सिडी खत्म कर दी कि फिर वो जीवन में कभी ले ही नहीं सके। अब गैस, गांव में गैस का चूल्हा जो उज्ज्वला में बटा है, दिया गया है, चूल्हा और उसका सिलेंडर, वो एक शो पीस बन करके सभी के घरों में रखा हुआ है, जो उसको इस्तेमाल, अब जो मजबूरन पहले से इस्तेमाल करते थे उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको इन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ी दया आई थी, इनको आंखों में आंसू, अपनी मां की याद आ गई इनको कि मेरी मां चूल्हे जलाती थी, दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करती थी, तो वहां भी कहने का मतलब कितना इमोशनल क्रिएशन था नरेंद्र मोदी का, फिल्मों की तरह। तो अब उसको एक बार के बाद दोबारा कोई उज्ज्वला चूल्हा नहीं लिया। ये आप अगर गांव में रहते हो तो जाकर देख लो, चेक कर लो। और उसके बदले, और वो कैसे किया, वो भी जो चूल्हा करवाया दिया, वो भी पैसा लेके दिया, फिर भी उसके नाम पे पूरे देश की सब्सिडी खत्म कर दी नरेंद्र मोदी ने। अब किसी को सब्सिडी नहीं मिलती, जिसको थोड़ा बहुत मिलता था वो भी बंद कर दी, किसी को नहीं मिलती। क्या 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 ट्रिक्स है उज्ज्वला। अब समझो, स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा देश बेचना चाहते हैं, गरीबी में घर देने के नाम पे पूरा देश लूट लिया, उज्ज्वला गैस के नाम पे सारा सब्सिडी खत्म कर दी। मतलब कहने का मतलब मोदी इज अ ग्रेट। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा ही इज अ ग्रेट, ही इज अ यूनिवर्स। मतलब दुनिया में, यूनिवर्स में कोई इतना धांसू नेता हो ही नहीं सकता। उदाहरण बताता हूं, आप भी चौंक जाओगे। शिक्षा में नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा धमाका कर दिया। क्या किया जानते हैं आप? अभी आज कह रहे थे कि हमने यूनिवर्सिटी बना दी, ये बना दी, वो पता नहीं, मैं तो ढूंढने से भी नहीं मिलता, वो बात अलग है। शिक्षा में सब बेचारे बच्चे घर बैठे हैं, शिक्षा का हंसना हो गया है, जो व्यवस्था थी शिक्षा में वो भी बेच रहे हैं। इवन उत्तर प्रदेश में सारे प्राइमरी स्कूल्स को बेचे जाने की योजना वगैरह, शिक्षा की तो ऐसी तैसी कर दी। बनाया क्या? यही मैं बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कहते क्या है और करते क्या है।
कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। नरेंद्र मोदी ने किया क्या? किया, जियो यूनिवर्सिटी बना दी, 1000 करोड़ उसको दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, मैं पूरे भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं, या अपने आगे आप भी पूछिए कि भाई जियो यूनिवर्सिटी इस समय कहां, जिसको 1000 करोड़ रुपया दिया था नरेंद्र मोदी ने, अब तक वो तो बिना बने ही दे दिया, उसको इनाम भी दे, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी भी साबित कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब इतना ब्लंडर करने का दम होना चाहिए। ये ब्लंडर तो नरेंद्र मोदी ही कर सकते। हवा में महल बना देना, हवा में महल बनाकर उसको विश्व का 8वां आश्चर्य भी साबित कर देना, यह नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हम और आप जैसे लोग कहां कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, तो आज पूछो कि भाई जियो, चलो छोड़ दो, आपने अडानी को 1000 करोड़ रुपया देना था, दे दिए, कोई बात नहीं, अंबानी को। लेकिन यह बता दो कि जियो यूनिवर्सिटी है कहां? अब कम से कम कुछ नहीं तो जियो यूनिवर्सिटी तो तैयार हो जानी चाहिए थी, वो आपकी थी, यानी आपके पार्टनर की थी, वो कहां है? वो भी तो नहीं तैयार हुई। जो आदमी जियो यूनिवर्सिटी, जिसके नाम पे पैसा भी दे दिया, उसको इनाम भी दे दिया, क्या क्या सुनने को मिला। अगर वही नहीं बन सका तो दूसरा क्या हाल, दूसरे यूनिवर्सिटीज, दूसरे कॉलेज, स्कूल्स का क्या हाल होगा आप खुद ही जान सकते हैं। कहीं कुछ नहीं है, इसीलिए लोग बेरोजगार भटक रहे हैं। और मैं सबको बोल चुका हूं, भाई आपको रोजगार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रोजगार है ही नहीं। नरेंद्र मोदी खुद ही बेरोजगार हैं, वो आपको क्या रोजगार देंगे, कहां से लाके देंगे आप बताओ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता, शौचालय को बड़े धूमधाम से, लेकिन किसी भी गांव, अगर एक बात बताऊं, मैं जैसे गांव में अगर जा रहे हैं, कहीं मान लीजिए लग गई आपको ये, तो कहीं भी जगह जगह आपको स्वच्छता अभियान के तहत नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ आपको एक मिल जाएगा कि वो बना हुआ है।